प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पेयजल को लेकर गंभीर और संवेदनशील नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आज तपती दोपहरिया में रामनिवास बाग के पंप हाउस पर पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने पंप हाउस में पानी सप्लाई की व्यवस्था देखी और वहां के अधिकारियों से जानकारी ली है। मुख्यमंत्री शर्मा ने इस निरीक्षण से जनता को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उन समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए और उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करें और गर्मी के मौसम में लोगों को हो रही किसी भी प्रकार की समस्या को तुरंत हल करें। इससे पहले बिजली कटौती को लेकर भी सीएम ने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं हीट वेव को लेकर भी मुख्यमंत्री चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि पूरी तरीके से अलर्ट रहें, दवाइयों का स्टॉक रखें। वहीं विपक्ष लगातार इन मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने में लगा हुआ है। इन सबके बीच आज सीएम का यूं गमछा लपेटकर औचक निरीक्षण करना काबिले तारीफ है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो ये आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तस्वीर, गमछा लगाकर निरीक्षण करने पहुंचे और मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया, कई बातें अधिकारियों को साझा की, कई तरीके की हिदायत भी दी और खासी परिंदे भी लगाए, पानी की व्यवस्था माकूल करने के निर्देश दिए। तो जन समस्या को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर, पेयजल संकट दूर करने के लिए सीएम संवेदनशील है। तपती दोपहरी में औचक निरीक्षण के लिए निकले मुख्यमंत्री राम निवास बाग के पंप हाउस का निरीक्षण किया, पंप हाउस में पानी सप्लाई की व्यवस्था देखी, अफसरों को पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। सीएम का जनता को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास, विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, ये एक बड़ा सवाल है। तो अब ऐसे में सवाल यही कि मुख्यमंत्री जो संवेदनशील हैं, क्या अब हर समस्या का निदान हो जाएगा? हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेश गर्ग जी, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिष्ठा यादव, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिष्ठा जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री आज निकले तपती धूप में और लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए वो पेयजल संकट को दूर करने के लिए संवेदनशील दिखाई दिए। कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये आप भी इस चीज को समझिए और समझते तो खराब हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा और बहुत ही मजबूत स्तंभ है कि जब 122 के आसपास लोग मर गए लू से, तब हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी गमछा लपेट कर आते हैं कि ये शो करने के लिए कि भाई मैं आप लोगों के जैसा ही हूं और आप लोगों के साथ हूं, ये दिखाने की प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहती हूँ इस सूबे के मुख्यमंत्री जी से कि आपको आज इस चीज की चेतना हुई? क्या आपको पहले से पूर्व आभास नहीं था? क्योंकि गर्मी तो हर साल आती है और इस तरह की समस्याएं गर्मी में होती है, लेकिन जो सरकारें टाइम से पहले बिजली का रखरखाव और पानी की व्यवस्था को अगर हम समय से पहले अगर हम कर लेते हैं, तो इस तरह के जो हालात जो आज राजस्थान के पहुंच गए हैं, ऐसे हालात देखने को नहीं मिलते। तो ये सब चीजें हमारे प्रदेश के मुखिया को समझना पड़ेगा कि राजस्थान की जनता जिसने उन्हें चुना है वो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना केवल बीजेपी संगठन जिसके लिए वो प्रचार प्रसार में इतने व्यस्त रहे कि इधर जनता मरती रही और प्रदेश के मुखिया भ्रमण करते रहे, पार्टी का प्रचार करते रहे, प्रसार करते रहे। ठीक है, पार्टी अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान की जनता से जो डबल इंजन की सरकार ने वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने का समय है। आज हालात ये है कि ये केवल राजस्थान नहीं, पूरे देश के हालात ऐसे पहुंचा दिए हैं इन लोगों ने
कि पानी और बिजली की समस्या से पूरे देश की जनता त्राहिमाम है और राजस्थान का हाल बुरा है। पहले तो सुरेश जी भी मेरे साथ कई बार डिबेट में जुड़े थे और इन मुद्दों पर, क्योंकि देखिए गर्मी जब होती है तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो हर सरकार के टाइम होती है, लेकिन इस तरह का बेहाल कभी नहीं हुआ राजस्थान। तो उस टाइम तो ये लोग बड़ा हल्ला मचाते थे, आज बीच में भी बोलते थे डबल इंजन की सरकार। अब डबल इंजन की सरकार है, कोई आपको कोयला खरीदने से नहीं रोक प्रतिष्ठा जी, सकता, व्यवस्था कोई बनाई जा खरीदने से सकती नहीं क्योंकि रोक अभी सकता। जैसलमेर में 55 डिग्री टेम्परेचर था। ये कोई सरकार नहीं आपकी बस में है, न हमारे बस में, किसी की बस में नहीं। सूर्य देव जो है प्रकोप बरसाते हैं, हम व्यवस्था कर सकते हैं, व्यवस्था को लेकर हो सकती है बातें। व्यवस्था की सरकार ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्था के लिए ही मैं कह रही हूँ। सूर्य देव का प्रकोप भी आप ये देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से हम कितने टाइम से इन चीजों पर हम चर्चा करते रहे हैं, लेकिन मैं आऊंगा ग्लोबल वार्मिंग पे आऊंगा, मैं आपसे लूंगा जवाब इसका। ठीक है, पूछूंगा आपके घर में एसी चलती है कि ठीक है, मैं पूछूंगा आप लोग एसी चलाते हैं कि नहीं। ग्लोबल वार्मिंग के एक फैक्टर है, बताइएगा। चलिए सुरेश जी, मेरा सवाल आपसे, मुख्यमंत्री जब निकले और प्रतिष्ठा जी कह रही कि देर से आए हैं क्योंकि 122 लोगों की लू से मौत हो गई, इसके बाद मुख्यमंत्री जगे हैं, इससे पहले वो कैंपेनिंग करने में जुटे हुए थे। देखिए सौरभ जी, कितनी बड़ी झूठ कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि 122 लोगों की राजस्थान में मौत हो गई। कितना झूठ ये फैलाते हैं, 22 की जगह 122 बोलना, कितने झूठे लोग हैं ये। और एक गरीब का बेटा भरी दोपहरी में 50 डिग्री टेम्परेचर में जनता की सेवा करने के लिए निकला हुआ है। सत्य को स्वीकार जनता की कीजिए सेवा। सुरेश जी, अब माफी मांगिए, ना अरे कि प्रतिष्ठा जी सुनिए, प्रतिष्ठा जी सुनिए, आप चुप रहिए, इनको बोले सौरभ जी चुप रहिए, सुनने की माता रखें, इनको बोले चुप रहिए, इनके बीच में नहीं बोला, ये भी चुपचाप रहे। मैं ये कह रहा हूं कि एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा भरी दोपहरी में जनता की सेवा करने के लिए निकला है, ये अच्छी बात है या नहीं है? अब ये कह रहे हैं कि साहब समय से पहले तो 5 महीने पहले आपकी सरकार थी, 20,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने भेजे थे, वो भ्रष्टाचार की भेंट चले गए थे। अगर आप उस 20,000 करोड़ रुपए का अगर जल जीवन मिशन में घोटाला नहीं करते तो आज जनता को इस तरह की समस्या का समस्या से जूझना नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने 5 साल तक केवल भ्रष्टाचार किया है और जनता का पैसा लूटा है। केंद्र सरकार पैसा भेजती थी और ये उसमें लूट मचाते थे। अगर जल जीवन का पैसा समय पे यहाँ पे ये सदुपयोग करते और उसका सदुपयोग करते तो जनता को राहत मिलती, लेकिन इन्होंने नहीं किया। आज किसान का बेटा, गरीब का बेटा आज मुख्यमंत्री बना है और वो जनता की सेवा कर रहा है और वो सब अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देश दे रहा है कि आप काम करिए, 24 घंटे काम करिए। मुझे किंतु परंतु नहीं सुनना है, मुझे तो जनता की सेवा करना है, जनता को पानी पिलाना है और जनता को बिजली मुहैया करानी है। बिजली के अंदर भी आपने देखा होगा 147 लाख यूनिट बिजली का इन्होंने करार किया। उस करार की मजबूरी हमारी है कि वो बिजली हमको खरीद के दूसरे राज्यों को देनी पड़ रही है इनकी गलत करार की वजह से। तो ये लोग वो इस तरह से इस राजस्थान को गर्त में भेज चुके थे, उसको संभालने में मुख्यमंत्री जी गरीब का बेटा लगा हुआ है और फिर ये कह रहे हैं कि भाई गरीब का बेटा पहली बार तो मैंने टोक दिया था, आपके मुख्यमंत्री जी तो काम ही नहीं करते थे। तो आप बार बार गरीब का बेटा कह रहे हैं, आप वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और शायद बहुत सारे से गरीब मजदूर हैं जो कड़कड़ाती धूप में मेहनत कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के लिए बार बार गरीब का बेटा क्यों शब्द का इस्तेमाल करें, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन अब मैं ये जानता हूं वो प्रदेश के मुखिया हैं, बागडोर उन्हीं के हाथ में है। सौरभ जी मैं ये कह रहा हूं कि इनको दर्द इसी बात का हो रहा है। एक किसान का बेटा, गरीब का बेटा आज जनता की सेवा में लगा हुआ है, भरी दोपहर में 50 डिग्री टेम्परेचर में जनता की सेवा के लिए गया हुआ है, तो दर्द हो रहा है। अरे भाई जनता की सेवा कर रहे हैं, जहां जहां पानी की समस्या है वहां पे हम उसका उपयोग कर रहे हैं, जहां जहां टैंकर भिजवाने वहां पानी के टैंकर भिजवा रहे हैं, जहां जहां बिजली की समस्या है। मैं देख लीजिए बिजली की कटौती सिर्फ उसी कंडीशन में होती है जब ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हो जाता है, ट्रांसफार्मर फट जाता है, जल जाता है, तब जाके बिजली की कटौती होती है। नहीं तो इनके टाइम पे देख लीजिए, चाहे सर्दी हो, सर्दी के अंदर भी इनने 8-8 10-10 घंटे तक बिजली की कटौती हुआ करती थी। लेकिन आज बिजली की कटौती नहीं होती है, केवल बिजली की समस्या वहां हो रही है जहां पे ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हो रहा है, उसको चेंज करने में जो समय लगता है वो चीज लग रही है। तो हमारे यहाँ पे हर समस्या का समाधान है। फिर बिजली के अंदर
हमने तो इनको जो कर्जा था उस कर्जे को उतार के राज्य सरकार ने वहन कर लिया था। इसके बाद में 86,000 करोड़ रुपए का इन्होंने कर्जा कर लिया। इसके बावजूद भी बिजली की समस्या इन्होंने दुरुस्त नहीं की। अब ये भजनलाल जी की सरकार आई है, हम बिजली की समस्या भी पूरी करेंगे। और अभी 1,27,000 करोड़ रुपए के हमने MOU करे, जिससे कि यहाँ पे सौर ऊर्जा के, विंड पावर के यहाँ पे और बिजली की बात तो ठीक है सुरेश जी, लेकिन आपकी राजस्थान में इतनी खबरें सामने आती हैं, पानी नहीं है, जगह जगह पे लोग मटकियां फोड़ रहे हैं, महिलाएं दूर दराज जाकर पानी लेकर आती हैं। हर घर, आप लोग कहते हैं ना हर घर को नल से जोड़ने की योजना लेकर चले हैं, क्या केंद्र सरकार ने हर घर से नल जोड़ने का प्रावधान नहीं किया? सौरभ जी कहना चाह रहा था, सौरभ जी यही केंद्र सरकार ने हर घर जल नल से जोड़ने की स्कीम लाए थे। अब आप ये देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान जो है वो 13वें 14वें नंबर पे क्यों है? क्योंकि इन्होंने उस योजना के अंदर केंद्र सरकार ने पैसा भेजा था, उसका भी उपयोग नहीं किया, उसको भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने भेजे थे, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आपने खुद ने देखा होगा पेपरों के अंदर पाइप लाइन नहीं डली है, पैसे उठ गए। जहां पाइप डले वो चोरी के पाइप लगा दिए थे, जहां जिस कंपनी के पाइप लगाने थे उसकी जगह प्लास्टिक के पाइप लगा दिए थे। इस तरह का इन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो ये किस मुंह से बोलेंगे? इन्होंने तो 5 साल तक आप जवाब बना दिया था, लेकिन अभी भजनलाल जी की सरकार आने के बाद हमारा जो भी संकल्प है उसको पूरा कर रहे हैं हम। प्रतिष्ठा जी इसका जवाब देंगे क्या? देखिए, इनकी आवाज वैसे मेरे को क्लियरली नहीं सुन पा रही थी, कोई टेक्निकल जो भी इशू होगा। लेकिन एक बात मैं इनसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि वो सत्ता में आ चुके हैं, इनकी जिम्मेवारियां जवाबदेही अब इनकी हो गई है। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मीडिया से लेकर और बीजेपी तक पूरे विपक्ष से सवाल खड़े किए जाते हैं, विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाता है, इनका कोई दायित्व नहीं है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में कैसी अव्यवस्थाएं हैं, एक बेड पर 2-2 मरीज को लिटाना पड़ रहा है, बिजली पंखे कुछ नहीं है। आप जयपुर ग्रामीण जिले की ले लीजिए, जहां से मैं खुद आती हूँ, वहां पर दोपहर के अंदर पीक जब दोपहर होता है उस टाइम बिजली कट हो जाता है, रात को किसी भी टाइम बिजली काट लेते हैं, कोई सुनिश्चित नहीं है। आप देखिए इतनी अव्यवस्थाएं, इतना सिर्फ सरकार प्रचार में लग रही है। आप देखिए इनकी डबल इंजन की सरकार है, सरकारों का हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करे। आज डबल इंजन की सरकार है, हर स्टेट में लगभग इनकी सरकारें हैं। तो आप व्यवस्था अगर करते, अगर ये संज्ञान आप फरवरी और मार्च के अंदर ले लेते तो आज इतने लोगों को मरना नहीं पड़ता, और राजस्थान की जो जनता के हालात है उन्हें इस त्राहिमाम सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ता। आप केवल और केवल देखिए ये आप देखिए ठीक है प्रतिष्ठा जी, एक बात ठीक है, आप कह रही विपक्ष से सवाल पूछता है, मीडिया भी पूछता है, लेकिन एक छोटा सा सवाल कि 5 साल तक मैं सवाल नहीं मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ मैडम प्लीज मेरी बात पहले 1 सेकंड मुझे दीजिए। सौरभ जी, मैं जवाबदेही की बात कह रही हूँ। आपने कहा ना आप इनकी बात का जवाबदेही इनकी है और इससे इन्हें वो मुकर नहीं सकते। विपक्ष अपनी जगह जवाब देगा, विपक्ष हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जनता के साथ खड़े हैं, लेकिन हम अपने दायित्वों से नहीं भाग सकते। लेकिन सरकार केवल पूर्ववर्ती सरकार पर डालकर पल्ला झाड़ लेने से इनका भला नहीं पूर्ववर्ती सरकार पर पल्ला नहीं झाड़ने देंगे, आप चिंता मत करें, एकदम बैलेंस हम सवाल पूछेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा, ये जो व्यवस्थाएं बिगड़ी है मैडम, सिर्फ क्या 4-5 महीने में बिगड़ गई, या इससे पहले अगर आप दुरुस्त करके आप लोग गए होते तो शायद बार बार वो 5 साल आपकी सरकार रही, इस मानती है नहीं, गलत बोल रहा हूं तो बताइए, 5 साल आपकी सरकार रही तो आप लोग पानी के लिए व्यवस्थाएं करके गए होते तो शायद हमारा आज डिबेट का ये मुद्दा नहीं रहता। क्योंकि जो हीट वेव है वो न हमारे हाथ में है न आपके हाथ में, ये प्रकृति की चीज है। जो आप कह रही थी ना अभी ग्लोबल वार्मिंग की बात है, तो उसको लेकर हम व्यवस्थाएं करते, पेड़ कितने लगाए गए आपकी सरकार में, ये भी एक अहम सवाल है। कितने आप लोगों ने प्लांटेशन कराया बताए। अब 4-5 महीना तो हम नहीं कुछ कहेंगे अभी। जी बिल्कुल हमारी सरकार थी, और आपने भी देखा होगा कि इस तरह के हालात राजस्थान के अंदर नहीं थे, मरीजों के ऐसे हालात नहीं थे। हमारी सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ में, हमारे जो मुख्यमंत्री थे पूर्व मुझे याद है कि SMS अस्पताल में एक बार मुख्यमंत्री आए थे अशोक गहलोत, वहां की कुव्यवस्था देख के इतना उनका खुद ट्रीटमेंट कराना था, इतना कुव्यवस्था तक वो नाराज हो गए और बहुत फटकार लगा जब मुख्यमंत्री के साथ इतनी कुव्यवस्थाएं उस समय की जा रही थी। शायद आपको याद होगा मीडिया में बाकायदे बोले हुए थे अशोक गहलोत कि क्या व्यवस्थाएं हो रही, मुझे सही से इलाज नहीं मिल रहा है।
बिल्कुल, हमने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। जनता के कहने से पहले हमने हर व्यवस्था को दुरुस्त किया। यही तो मुख्यमंत्री जी की वो थी, उन्होंने एक भी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं किया, जनता के हित का पूरा ध्यान रखा। इसलिए उन्होंने कोई जनता ने मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये चीजें जनता को मरने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया, प्रसंज्ञान लिया, और हर जो स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा, ये एक मूलभूत आवश्यकता है कि बिजली, पानी, इसकी आपूर्ति करना, ये हमारी सरकार के अंदर इस तरह के हालात नहीं थे। ये आपने भी देखा, पूरे 5 साल कहीं पर भी नहीं थे। लेकिन अब क्या है कि एक चीज है कि हमारी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो 24 आवर्स ऑल डेज केवल और केवल सत्ता हासिल करने में ही बिजी रहती है। उसके अलावा जो टाइम बचता है वो चुनी हुई सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र रचने में टाइम बिता देती है। हाँ, ठीक है, मैं सूरज जी जवाब दे रहा हूं। इनके जो हालात हैं वो ऐसे बना रखे हैं कि जनता का इनको कोई लेना देना नहीं। कहीं ना कहीं इन लोगों की भावना ये रहती है कि भाई गहलोत साहब ने इतना काम किया, मैडम देखिए, सिर्फ आरोप, देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल बात ये करता हूँ कि कांग्रेस की प्रवक्ता बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं, बीजेपी की प्रवक्ता कांग्रेस पर आरोप लगा देते हैं, आप लोग आरोप लगा के हट जाते हैं, लेकिन पिसती जनता है, जनता से जुड़े नहीं। ठीक है, सुरेश जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। सौरभ जी हरियाणा के अंदर तो इनकी सरकार है, 10 साल से सरकार है। आप हरियाणा के अंदर गुड़गांव के हालात देख लीजिए, पानी के लिए जनता त्राहिमाम कर रही है। मैं खुद यहाँ पर 3-4 दिन से हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा भैया इससे अच्छा तो हमारा राजस्थान था, लेकिन मेरे आने के बाद राजस्थान से भी सेम खबर आ रही है। तो ये चीजें हैं कि जो हमें बता रही है कि जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां केवल राजस्थान नहीं, इन्होंने हर जगह सिचुएशन त्राहिमाम कर रखी है। जनता को बिल्कुल एक तरह से वेंटिलेटर पर ले रखा है, व्यवस्था पूरी। इसका जवाब दीजिए सुरेश गर्ग जी। आपकी सरकार जहां है, जनता जो है वेंटिलेटर पर लेटी हुई है, ऑक्सीजन की जरूरत है। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां शासन की सरकार है। कहीं पे भी जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कहीं पे भी वेंटिलेटर पे नहीं है। ये तो इनको खुद को पता वेंटिलेटर पे है, और हिमाचल के अंदर वेंटिलेटर पे। हिमाचल के अंदर इन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम गरीबों को पैसा दे देंगे, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाएंगे। जैसे सरकार आई 5 रुपए लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हिमाचल के अंदर। जिस तरह के कर्नाटक के अंदर आप देखिए क्राइम किस तरह से बढ़ गया, और वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। तो ये तो इनकी स्थिति है। फिर ये कहते हैं कि साहब राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने सुन लीजिए प्रतिष्ठा जी, 7.5 रुपए लीटर कम किया है राजस्थान में, 7.5 रुपए लीटर कम किया हमने। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनका मैनेजमेंट अच्छा होता, 5 साल तक अगर पानी के ऊपर इनका मैनेजमेंट अच्छा होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। क्योंकि हमने जब से राज्य में भजनलाल जी की सरकार आई है, हमने जनता के इतने कंटिन्यू काम किए, चाहे उनको गरीबों को सिलेंडर देने की बात हो, चाहे एसआईटी गठन का मामला हो, चाहे यहाँ पे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर जो डॉक्टर्स जो दोषी थे उनको उन पर कार्रवाई हो, या जल जीवन मिशन में घोटाला करने वाले अधिकारियों को हमने सस्पेंड किया है। तो ये है भजनलाल जी की सरकार जो सुशासन देती है। दूसरा, जब हमारे के राज्य में सरकार थी वसुंधरा जी की, जल स्वावलंबन चलता था, जगह जगह गांव के अंदर पानी को इकट्ठा करने के लिए जल स्वावलंबन योजना आई थी। इन्होंने क्यों बंद कर दी? 5 साल तक जल स्वावलंबन में बता दीजिए इन्होंने कितना स्टोरेज किया पानी का? इन्होंने नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया इन्होंने। फिर ये दूसरा कहता है कि अशोक गहलोत, अरे भाई अशोक गहलोत जी ने तो 5 साल तक केवल अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया, केवल कुर्सी बचाई है। खुद ने बोला है कि भैया मैं मजबूर था, मुझे क्या मतलब था, मुझे तो मैंने पहले को मुख्यमंत्री की कुर्सी बचानी थी, जिसके बाद में जाऊंगा ना जनता के पास, उस कुर्सी को बचाने के लिए इन्होंने 5 साल तक केवल भ्रष्टाचार किया। अब उस भ्रष्टाचार का नतीजा है कि जनता आज हमको परेशान होना पड़ रहा है जनता को। और भजनलाल जी की सरकार आई है, भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में हम त्वरित गति से काम करते हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि जहां भी पानी की समस्या है तुरंत कार्रवाई करिए, जहां बिजली की समस्या है तुरंत कार्रवाई करिए, जाइए फील्ड के अंदर, घर में नहीं बैठना है, ऑफिस में नहीं बैठना है, जनता के बीच में जाइए, उनकी जो भी समस्या है उसको हल करिए। यह है भजनलाल जी की सरकार। ठीक है सुरेश जी, देखिए ये समस्या राजस्थान में आज से नहीं है, ये बहुत पुराना
बहुत पहले से समस्या पेयजल को लेकर है। बहुत सी सरकारें आई चली गई, आपकी भी सरकार रही, वसुंधरा राजे जी की भी सरकार रही, फिर अशोक गहलोत जी की सरकार रही, तो सरकारें बदलती रही, लेकिन ये जो कहते हैं बीमारी है ना, उस बीमारी का परमानेंट कोई इलाज नहीं हो पाया। इसको लेकर थोड़ा बताइए कि आखिरकार क्या हुआ, क्यों परमानेंट इलाज नहीं हो पा रहा है। सौरभ जी इसका बहुत अच्छा, सौरभ जी ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। इसका समस्या का हल था ईआरसीपी योजना को लागू करना। वसुंधरा जी की सरकार आई थी, तब उन्होंने कहा था कि हम ईआरसीपी लागू करेंगे। 5 साल तक अशोक गहलोत जी की सरकार थी राजस्थान में, इन्होंने ईआरसीपी को लागू नहीं किया, लटकाए भटकाए रखा। केंद्रीय मंत्री जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने कम से कम 5 बार 6 बार मुख्यमंत्री जी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन न तो इनके जलदाय मंत्री न जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मीटिंग में नहीं आते थे। आप बताइए, और जैसे ही भजन लाल जी की सरकार आई है, हमने ईआरसीपी के समझौता कर लिया है। आज मध्य प्रदेश और राजस्थान और केंद्र अच्छा ठीक है, ईआरसीपी हो गया। आप राजस्थान, आप गारंटी देने वाले लोग हैं, राजस्थान की आवाम को, राजस्थान की जनता को सुरेश गर्ग जी क्या गारंटी देते हैं पानी की समस्या जो है, मेरी बात सुनिए, एक मिनट मैडम, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। आप लोग गारंटी देने वाले हैं सुरेश जी कि हर चीज की गारंटी देते हैं, क्या आप गारंटी देते हैं कि अब आपकी सरकार में राजस्थान में पानी की समस्या एटलीस्ट खत्म हो जाएगी? आप गारंटी दे सकते हैं इस बात की सुरेश जी? निश्चित रूप से सौरभ जी, निश्चित रूप से जनता को हम तकलीफ नहीं आने देंगे। पानी की जो भी ईआरसीपी, हम तुरंत गति से ईआरसीपी योजना लागू करेंगे। हम निश्चित रूप से यमुना जल समझौता उसको लागू करेंगे और राजस्थान की जनता को कोई परेशान नहीं होने देंगे। हर जल जीवन मिशन जो योजना है उसके अंदर हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले के अंदर नल के कनेक्शन देंगे और जनता को, उनको पानी की जो समस्या उससे राहत दिलाएंगे। चलिए, जनता भी सुन रही है और जनता को भी आप लोगों से पूछना चाहिए सवाल, कब दे रहे हैं। ठीक है, प्रतिष्ठा जी बोलिए, कुछ कह रही थी। जी, मैं ईआरसीपी की बात कर रहे थे, उनसे ये जानना चाहती हूँ कि आप राजस्थान की जनता को सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कितना % डिपेंडेबिलिटी पर आपने समझौता किया है, आप देंगे कहां से? ये चीज तो जब आपने जल पर समझौता इतने पे किया है जिसमें पीने का पानी भी पूरे यही तो मांग कर रही थी केंद्र सरकार है, इनको नहीं मिल पाएगा। 75% डिपेंडेबिलिटी पे कर दीजिए, लेकिन आपने नहीं किया। केंद्र सरकार बार बार कहती थी कि इसको इस तरह से संशोधन कर दीजिए। राजस्थान में भाजपा की सरकार आने के बाद में हमने उसमें संशोधन करके आज 43,000 करोड़ का बजट है, उसमें से 90% केंद्र सरकार दे रही है। राजस्थान सरकार को 4,500 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत है। नहीं ठीक है सुरेश जी, सुनिए, चलिए आप ठीक है आप कहें तो मैं बोलूं? नहीं ठीक है, बोलिए प्रतिष्ठा जी, बोलिए। बोलना है नहीं, वो बोल रहे हैं बीच में, फिर आवाज नहीं प्रतिष्ठा जी आप बोलिए, क्या धोखा किया 5 महीने? जिस डिपेंडेबिलिटी पर आपने समझौता किया है वो राजस्थान के किसानों के साथ एक बड़ा धोखा है। ईआरसीपी के ऊपर हमने 1700,000 करोड़ का काम किया था अशोक गहलोत की सरकार ने, और 3 डैम बनवाए थे, जिसको अटकाने का काम आपकी सरकार ने किया था, सेंटर की सरकार ने किया था। आज भी आपने धोखा दिया है और बड़ा धोखा है ये। जब ईआरसीपी का पानी आएगा तो कितने राज्यों तक पहुंचेगा, यह पानी आने के बाद ही आपको पता चलेगा। आज प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री बताने के लिए तैयार नहीं है कि हम इतने % पर हमने समझौता किया है। इस समझौते को अशोक गहलोत साहब ने स्वीकार कर दिया था, क्योंकि इससे जनता का भला नहीं होगा। लेकिन हमने जनता के लिए काम करना ज्यादा जरूरी समझा। आप लोगों ने केवल और केवल आप सत्ता के लिए वादे करते हैं और केवल धोखा और छलावा आप करते हैं। प्रदेश के हमारे प्रदेश के अंदर जब चुनाव थे तो हमारे जो सीएम प्रधानमंत्री महोदय हैं वो आए और उन्होंने कई बार जनता के लिए बहुत सारी ये आऊंगा सूरज जी, आऊंगा, सुन लीजिए। कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बंद नहीं कर सकते, लेकिन रिव्यू के नाम पर बहुत सारी योजनाएं बंद हो गई और ये चुनाव के मद्देनजर कुछ योजनाएं चल भी रही थी, उनको भी ये तुरंत बंद करेंगे। इनकी जो कथनी और करने का फर्क है वो बड़ा है। वो केवल और केवल विपक्ष पर, आज सेंटर की भी बात आप करिए, आप देखिए प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनिए, आपको कहीं लगेगा कि किसी देश के प्रधानमंत्री की स्पीच है। वो केवल धर्म के नाम पर बात करते हैं, केवल एक दूसरे को लड़ाने के नाम पर बात करते हैं। उन्होंने विकास का मुद्दा पूरे चुनाव में कहीं पर नहीं रखा, काम का मुद्दा नहीं रखा, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की बात उन्होंने नहीं की, किसानों के लिए
कुछ भी नहीं करने की बात, मतलब विकास नहीं, नौकरी नहीं, महंगाई पर कुछ नहीं बोलना। लेकिन क्या करना है, जब चुनाव आए तो धर्म के नाम पर आप चुनाव लड़िए, एक दूसरे को लड़ाइए। कभी कहते हैं तुम्हारे मंगलसूत्र चुरा लेंगे, कांग्रेस आई तो, ये क्या क्या चीज है, ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को और सभी को बैठकर कि देश के प्रधानमंत्री के बहुत सारे दायित्व होते हैं, उनको निर्वहन करना चाहिए, ना कि इस तरह की भाषा। पहले दिन वो बोलते हैं और दूसरे दिन कहते हैं कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूं तो मैं संन्यास ले लूंगा, और वीडियो सबके सामने है तो उनको संन्यास सबसे पहले तो ले लेना चाहिए अपनी बात पर कायम रहते हुए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि इनका ध्यान जनता के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि इनको तो एक ही चीज लगता है कि अगर काम करने से ही सत्ता हासिल होती तो कांग्रेस वापस आ जाती। गहलोत साहब ने काम की तो कोई कमी छोड़ी नहीं थी, उसके बाद भी नहीं आए। नहीं, तो वही मैं एक्चुअली अच्छा, अब लेकिन आपके अशोक गहलोत जी एक बयान देते थे, एक परेशान नहीं होने प्रतिष्ठा देंगे। जी, मैं एक बात कहता हूँ, अशोक गहलोत जी एक बात कहते थे, सुरेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ लेकिन सुन लीजिए, वो कहते थे कि जनता मांगते मांगते थक जाएगी, मैं देते देते नहीं थकूंगा, यही कहते थे जी बिल्कुल। तो यानी जनता को उन्होंने क्या दिया? आज भी जनता इतना परेशान है, त्रस्त है, क्या दिया जनता को? जनता ने उनसे मांगा नहीं क्या? वो कहते थे ये उनका वक्तव्य है, जनता आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। क्या पानी की समस्या उस समय नहीं थी? बिजली की समस्या नहीं थी? रोड की समस्या नहीं थी? भ्रष्टाचार नहीं था? मांग नहीं पाए क्या जनता? आप भी तो राजस्थान की आम नागरिक भी हैं। सौरभ जी सौरभ जी मैं बिल्कुल राजस्थान की नागरिक हूँ और ग्रामीण एरिया में मैं रहती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसे हालात कहीं नहीं थे जो आज है। इस सत्य को स्वीकार करे ना करे, ये तो उन्होंने नहीं कहा था कि मैं नहीं भी सरकार में आऊंगा तो भी आपको कोई दूसरी सरकार से मांगना नहीं पड़ेगा, या दूसरी सरकार इन संसाधनों का सही सदुपयोग नहीं करेगी तो चीजें वैसे ही वेस्ट हो जाती है। आप देखिए, जब हर बार की गर्मी के अंदर मैंने देखा राजस्थान में जो जनवरी से लेके और मार्च के मध्य जो तार वगैरह चेंज करने के लिए कट लगते थे कि बिजली आपूर्ति ठप इसलिए रोकी जा रही है कि हम इसका दुरुस्तीकरण कर रहे हैं। हम अखबार में भी पढ़ते थे, लेकिन इस बार सरकार को शायद हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल एक नए व्यक्ति आ गए, उनको शायद या तो कहीं ना कहीं इस चीज का नॉलेज नहीं है कि भाई किस तरह से दूरदर्शी। अच्छा, नया से क्या तात्पर्य? किसी को मौका, क्या कोई परिवारवादी है क्या? किसी को मौका नया नहीं मिलना चाहिए? ये कौन सी बात है? ये इस बात से नहीं। प्रतिष्ठा जी, क्या आपको मौका नहीं मिलना चाहिए? प्रतिष्ठा जी मेरी बात बताइए, क्या आपको मौका कांग्रेस से नहीं मिलना चाहिए? सुनिए सौरभ जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। फिर नया क्या मौका नहीं आपको? बीजेपी ने तो मौका दिया है कि उनको शासन करने की नॉलेज नहीं है, तो उनको यहाँ राजस्थान में रुककर और चीजों को समझकर कैसे दुरुस्त मैडम किया जाए? ये बताइए कि क्या कोई अपनी माँ के पेट से सीख के आता है? मैडम यही सब सीखते हैं, इसी सिस्टम में आते हैं, इसी सिस्टम। चलिए ठीक है, इसका जवाब आप दीजिए सुरेश जी। उनको नॉलेज नहीं है, अब संवेदनशील मुख्यमंत्री है, लगातार काम कर, कोई भी मैडम अपनी माँ के पेट से नहीं सीख के आता, इसी सृष्टि में आके सीखता है, और वो भी सीख रहे। आप भी मैडम सीख रही होंगी, और ऐसा नहीं कि हम सीख के पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो सीख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, कोई यही सीखता है। लेकिन नहीं, आप लोग जो ये कहते हैं कि नए नवसिखुआ को मुख्यमंत्री बना दिया, कांग्रेस के बहुत प्रवक्ता जुड़ते रहते हैं कि ऐसे तो किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है सुरेश जी बोलिए। उनको रबड़ स्टैम्प बना रखा है, इसलिए वो बेचारे मजबूर हैं, उनको तो कुछ करने नहीं दिया जा रहा। आज किसान का बेटा, गरीब का बेटा अगर मुख्यमंत्री बन रहा है तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 महीने का कार्यकाल, चलिए ठीक है प्रतिष्ठा सुनिए, पिछले 5 महीने का कार्यकाल देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी का सफलतम कार्यकाल है। जो पिछले 5 साल तक जो काम नहीं किए वो मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने 5 महीने के अंदर कर दिए। जो हमने संकल्प पत्र के अंदर जो वादे किए थे उसके 45% वादे हमने 5 महीने के अंदर पूरे कर दिए। नहीं कह रहे मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी दिया। अरे मुख्यमंत्री जी तो वो है जो जनता उनको स्वीकार कर रही है, जनता उनको पलक पावने में बिछा रखी है कि नहीं, हमें तो आज ये किसान का बेटा, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री आया जो जनता की सेवा के लिए आया है। अब इन्होंने अशोक गहलोत जी का बार बार कहते हैं कि अशोक गहलोत, अरे भाई अशोक गहलोत जी अगर कोई काम करते तो सत्ता वापस आ जाती। अशोक गहलोत जी तो वो नॉन परफॉर्मिंग अफसर है जो 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी कांग्रेस को सत्ता दिलाने पाए। अशोक गहलोत जी तो वो नॉन परफॉर्मिंग अफसर है जो अपने बेटे को भी अपने क्षेत्र से जिता नहीं पाए। अशोक गहलोत जी तो वो नॉन परफॉर्मिंग अफसर है जो अमेठी के अंदर चुनाव हरवा के आ रहे हैं। तो अशोक गहलोत जी वो नॉन परफॉर्मिंग अफसर है, जनता ने इसीलिए उनको नकार दिया। केवल सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने काम किया था 5 साल तक
जनता की सेवा में 1 रुपया भी नहीं लगाया। जो भी केंद्र सरकार से पैसा आता था उसको भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ा गया। जो इनके नेता राजीव गांधी जी ने बोला था कि 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता था, यहाँ 85% नहीं 100% पैसा भ्रष्टाचार में चला गया। जो केंद्र सरकार ने पैसा भेजा उसको या तो इन्होंने विज्ञापन में भेंट चढ़ा दिया या भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ा दिया, लेकिन जनता को इन्होंने सुविधा नहीं दी। लेकिन ये भजनलाल जी की सरकार है जो जनता के लिए बनी हुई है, जनता की सेवा के लिए बनी हुई है। हम कृत संकल्प है, सुशासन वाला सुशासन देंगे इस राजस्थान के अंदर। जहां पानी की समस्या उसको पूरा हमने कंट्रोल रूम बनाए, पूरे 50 जिले के अंदर हमने कंट्रोल रूम बना रखे हैं। जहां जहां भी उसको समस्या वो टेलीफोन करके अपनी समस्या बताए, उस समस्या का समाधान करते हैं। आप देखिए जब भी अगर वहां पे उस कंट्रोल रूम पे फोन आता है 95% समस्या का समाधान हुआ है। इसी तरीके से बिजली के अंदर बिजली का संकट क्यों आया है, सौरभ जी इनसे पूछिए बिजली का संकट क्यों आया। 147 लाख यूनिट का इन्होंने 147 लाख यूनिट का इन्होंने करार किया कि इस टाइम पे इनको देनी है, तो हमको मजबूरी बस महंगी बिजली खरीद करके दूसरे राज्यों को बिजली पहुंचानी पड़ रही है। इनके गलत कमिटमेंट में इनको पता था कि मेरे को 147 लाख यूनिट बिजली देनी है, तो उसी टाइम पे बिजली का मैनेजमेंट करते कि जो गर्मी के टाइम पे वो बिजली उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती या देनी पड़ती तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया है। और दूसरे के ऊपर मरने की बजाय आप ना जनता ने आपको इसीलिए नकारा है क्योंकि आपने कुछ काम नहीं किया। और 5 महीने के अंदर देख लीजिए हमने सुशासन दिया नहीं दिया। यहाँ पे कोई भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्टाचार करता तो हमने तुरंत उस पर संज्ञान लिया है। अभी नया नोटिस निकाला है, जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी होगा उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। वो कानून हम यहाँ पे नियम लागू कर रहे हैं। हम केवल जनता के लिए बने हुए हैं, जनता को सुशासन देना चाहते हैं। ये अशोक गहलोत जी की तरह कुर्सी बचाने का काम यहाँ पे भजनलाल जी नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, प्रतिष्ठा जी बोलिए। कुर्सी बचाने का काम नहीं होगा, सुशासन मिलेगा, आप लोग भी सुशासन में पार्ट रहेंगी। मैं सुरेश जी से कह रही हूँ, इन्होंने कंट्रोल रूम बना रखा है। मैं आप इंडिया न्यूज के उस पर बोल रही हूँ इनको कि मेरी होम पंचायत है खनीपुरा पंचायत जालसू ब्लॉक के अंदर आमेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और वहां पे दोपहर में बिजली कटती है, रात को किसी भी टाइम बिजली कट हो जाती है। लोग बहुत परेशान है। यहाँ हमारा एक तरह से प्रतिष्ठा जी रात को तो बिजली तभी कट होती है जब ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हो जाता है। रात को बिजली कभी नहीं कटी है, कभी नहीं कटी है बिजली, झूठी बातें नहीं करें। जब ट्रांसफार्मर में ओवरलोड हो जाता है तब जाके ट्रिप होता है वो, और ट्रिप होता है तुरंत उसको ठीक कर दिया जाता है। आज आप बताइए कहां पे इस तरह की कटौती कहीं पे भी नहीं है, केवल ओवरलोडेड की वजह से है। और वो ट्रांसफार्मर भी आपके लगाए हुए हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़े गए, जो उसके अंदर आपने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, उसका नतीजा है कि वो गलत ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। उन ट्रांसफार्मर को भी हम चेंज कर रहे हैं। अरे आपने तो वो ट्रांसफार्मर में भी पैसे खा गए होंगे ना आप लोग तो। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? नहीं ठीक है, हम रात को जागते दोपहर में सो नहीं पाते हैं, लाइट नहीं आ रही है। हमें गांव में रहती हूँ, मैं निजी एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि तब कोई अगर ओवरलोडेड हो गया तो वो तुरंत हम उस पर कार्रवाई करते हैं। आपने वो ट्रांसफार्मर वो लगा दिए थे 5 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे। लोगों से पूछे, आप इंडिया न्यूज की सौरभ जी इंडिया न्यूज की टीम लेकर आइए, लोगों से मैं आपको आप अपने हिसाब से पूछिए लोगों से। मैं जहाँ का वर्णन आपको कहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सच झूठ तो ये बोलते हैं क्योंकि ये लोग एसी कमरों में रहते हैं। ये इन्होंने सिर्फ पैसे बटोरने का काम किया है। जिस बीजेपी के पास कुछ भी नहीं था आज उसके पास कितना 50 डिग्री टेम्परेचर में किसान का बेटा गया है। आप देखिए जो 50 डिग्री टेम्परेचर में किसान का बेटा गया, आप ऐसे की बात कर रहे हो। देखा नहीं क्या आज लाइव दिखा रहा है, दिखा रहे के चैनल पे ये देखो वो गरीब का बेटा गया है वहाँ पे पीएचडी के उस पे देखो वो गया है वहाँ पे, गरीब का बेटा गया है ना वहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर में। आप कह रहे हो एसी में बैठे हुए, बता दीजिए। देश की जनता जरूर लेगी, आप देख लेना आने वाले टाइम में आपको जवाब देना पड़ेगा कि जो ये चुनावी बॉन्ड का आपने खेल खेला है, जिन लोगों पर आपने रेड डाली, जिन पर आपने आरोप लगाए और वो उनसे आपने जो चुनावी बॉन्ड खरीदे उन्होंने आपके वो सबके सामने है किस तरह से पहले आप करते हैं। दूसरा आपने हर जगह क्या बातें कर रहे हैं। अब बता दीजिए 20,000 करोड़ में से 12,000 करोड़ तो इन लोगों ने लिए और हमारे ऊपर डोज मर रहे हैं। ये बता दीजिए 70% तो भैया पैसा आपने खाया उसमें चुनावी बॉन्ड में,
उसका तो हिसाब दे दीजिए, हमारा तो छोड़ो, आप अपना हिसाब तो दे दीजिए। 12,000 करोड़ रुपए कहाँ गए वो? 12,000 करोड़ रुपए जो लिए ना आपने बॉन्ड में, वो कहाँ है? उसका तो जवाब दे दीजिए, उसका विस्तार चलिए ठीक है, वो बता दीजिए। इसके ठीक बाद है, अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन चलिए हम सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अखबारों के अंदर ठीक है प्रतिष्ठा यादव जी, ठीक है, बहुत आरोप प्रत्यारोप, काफी देर से 36 मिनट से आप लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, ठीक है, मेरी बात सुनिए। झूठ बोलने की ट्रेनिंग तो हालांकि बीजेपी को बहुत अच्छे से दी जाती है गर्ग साहब, लेकिन इतने झूठ तो आप लोग बोल, चलिए ठीक है, अरे मैडम ठीक है, बीजेपी को सर्टिफिकेट देने से अच्छा बताओ है कि मैं हम गलत कहाँ बोल रहा हूँ? मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक भी बात मैंने गलत बोलती हो तो बता मेरी दीजिए। बात सुनिए, कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज कुछ करने को तैयार नहीं है। जब आग लग गई है तो एक कुआं सुशासन दे रहे हैं हम, 5 महीने के अंदर सुशासन दिया। कोई व्यवस्था कोई मैनेजमेंट है नहीं है। आपको सिस्टम से भी सिस्टम को चलाना पड़ेगा ना। आप सिस्टम से जब लोग मर रहे हैं, लू से तड़प रहे हैं, अस्पताल भ्रष्टाचारियों को बाहर कर रहे हैं हम, नहीं है क्या? सिस्टम को ठीक कर दिया हमने। जो आपने जो भ्रष्टाचार का जो तांडव बेचारा करता ना, उस सिस्टम को हमने बाहर कर दिया प्रतिष्ठा जी, उस सिस्टम को बाहर कर दिया है। ओके ठीक है, ठीक है, बहुत आपने बहुत काम किया है, बहुत आप लोग बिगाड़े हैं, ठीक है, ठीक है प्रतिष्ठा जी, बहुत अच्छा आपने काम किया। बहुत देर से आप लोग आरोप प्रत्यारोप ही करते, समस्या के समाधान पे बात करें। अगर कोई रोग है उसका इलाज भी होना चाहिए ना, समस्या का समाधान करें कि कांग्रेस ने ये किया था, बीजेपी ने ये किया था, नहीं। अब ठीक है, कैसे मिलजुल कर हम बात करें, जनता को लाभ कैसे पहुंचे। आप लोग तो लड़ते ही रहेंगे सिर्फ, और वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलेगा। लेकिन बताइए कि समस्या का समाधान क्या है, आप कैसे देखती हैं इन पर जो भी दिक्कतें हैं कैसे दूर किया जाए? सरकार शिद्दत से, संवेदनाओं से जनता के बारे में सोचे और जनता के लिए काम करे, ना कि केवल केवल सत्ता हासिल करने के लिए काम करे, ना कि केवल जो चुनी हुई सरकारें जहां है वहां पर षड्यंत्र रचने का काम करे। इन सब से इत्र हमें जनता के लिए जो कमिटमेंट हमने किया है उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। जिस जनता ने आपको सत्ता दी है उसके लिए आपको काम करने की आपकी जी विषय होनी चाहिए। आप देखिए, सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, अदर स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, तो जनता भी डबल परेशान हो गई है। लाइट, बिजली, पानी की जितनी पहले समस्या होती थी उससे डबल समस्याएं क्रिएट कर दी। डबल इंजन सरकार से डबल परेशान, यही गुना है क्या? यही गुना है राजस्थान की जनता का कि उन्होंने आपको वोट देकर चुन लिया। ये उन्होंने गलती कर दी क्या? ये सजा दे रहे हैं क्या आप राजस्थान की जनता को कि भैया आपने हमें चुना है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने काम करने वाले को ना चुनकर काम ना करने वाले को चुना है, इसलिए आपको हम सजा देंगे। ये कहानी आपने बना रखी है। आपको इससे बाहर आकर आपको जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। प्रदेश में अच्छा ये बात बताइए प्रतिष्ठा जी, मैं सुरेश जी के पास जाऊं। मुख्यमंत्री आज गए, निरीक्षण किया, देखा, ठीक नहीं किया, ये गलत, उनसे गलती हो गई क्या, अपराध हो गया क्या? गए, वो देखे, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत, मैंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी क्या उन्होंने गलत किया? कहते ना जब भी जागो तभी सवेरा। प्रतिष्ठा जी देखिए, ऐसा नहीं है। जब जिनके जिन परिवारों का एक ही काम है सिर्फ विरोध करना, हर चीज का विरोध करना। आप जागे तब सवेरा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो आप जागे तो सही नींद से, लेकिन क्या क्या सरकार का दायित्व यही है कि जब आग लग जाए तभी हम कुआं खोदें? क्या सरकार को पहले से नहीं सोचना चाहिए कि भाई अब हमारी सरकार है और हमें ये व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है राजस्थान की जनता के लिए? क्या ये पहले नहीं सोचना चाहिए था? और वो जो लोग जो आज त्राईमाम की सिचुएशन में है, जो मर रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खो रहे हैं, उन लोगों का गुनाह ये थोड़ी कि अब जागे क्योंकि आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, आप ये थोड़ी उनको कहेंगे। आपके राजस्थान की जनता ने आपको राजस्थान के काम के लिए चुना कि राजस्थान की जनता को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तो आपको वो दायित्व निर्वहन करना चाहिए था। आप ये कहकर नहीं बच जाए कि आज तो हम जग गए। आप देखिए, यहाँ इनके मंत्री ये कहते हैं कि भाई मैं कोई हनुमान जी नहीं हूँ जो पानी ले आऊं। क्या ये जवाब है? क्या वाकई में सौरभ जी आप मानते हैं कि ये इस तरह का जवाब देने वाले व्यक्ति को पद पर रहना चाहिए? क्या उन्हें तुरंत इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बहुत सारे बड़े नेता हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो चुनाव कैंपेनिंग लगे हुए हैं, वो छोड़ दें, ठीक है। ये सब ये तो एक लोकतंत्र का पार्ट है, एक लोकतंत्र का पार्ट है। परिवार विपक्ष को सरकार चलाने की अगर राजस्थान अगर सीएम साहब, अगर वर्तमान सीएम साहब ये कहे कि भाई अशोक गहलोत साहब को सत्ता दे दूं, मैं प्रचार करता हूं, तो इट्स ओके, हमें दे दीजिए, हम चला लेंगे। अगर आपसे नहीं चल रही तो आप इस्तीफा दीजिए ना।
सरकार इनको चलानी है, तो आप कह रहे हो विपक्ष प्रचार क्यों कर रहा है? देखिए, जिसका दायित्व जहां प्रचार है, वो तो सभी निर्धारण करेंगे ना करेगा, मैडम, आपका दायित्व। प्रचार कौन आप नहीं ये करेंगे? कह रहे प्रचार हैं तो कि करेंगे। विपक्ष सुरेश जी, आप जवाब दीजिए इसलिए इसका। इसलिए मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, क्या नहीं, बात है? ठीक है सुरेश जी, अजीब सा आप क्वेश्चन बोलेंगे किया है, ज्यादा मुझे अच्छा होगा। बहुत अजीब लगा आपका। आपको डिफेंड करना चाहिए इन सब बातों को। सुरेश जी बोलिए। देखिए सौरभ जी, जिस तरह से अशोक गहलोत जी बौखलाए हुए हैं ना, इसी तरीके से ये प्रवक्ता भी बौखलाए हुए हैं। मुझे ये बताइए कि क्या भजनलाल जी जनता की सेवा नहीं कर रहे? क्या भजनलाल जी ने कर्मचारियों को निर्देश नहीं दिया? क्या भजनलाल जी ने अधिकारियों को निर्देश नहीं दिया? क्या बिजली की सप्लाई के लिए भजनलाल जी ने निर्देश नहीं दिया? क्या भजनलाल जी ने पानी की आपूर्ति के लिए निरीक्षण नहीं किया? क्या भजनलाल जी ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? बता दीजिए, मिलावटखोरों के खिलाफ आपने तो बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे। कोई मिलावटखोरों का आप अगर बता देंगे तो 51,000 रुपए देंगे। मुझे बता दीजिए, करोड़ों रुपए के विज्ञापन पे खर्च कर दिया। एक भी अगर मिलावटखोरों को पकड़ा हो तो। लेकिन ये भजनलाल जी की सरकार आते ही हमने मिलावटखोरों को अंदर कर दिया है। हजारों लीटर घी, नकली घी पकड़ पकड़ के उनको नष्ट किया है। पनीर को नष्ट किया, मिठाइयों को एसीबी की नष्ट जो किया। कार्रवाई हो रही है, भजनलाल जी की सरकार। आईएएस पकड़े गए आपने तो उनको और बहुत प्रोटेक्शन सारे दिया है। अधिकारी पकड़े तो गए। हमने इंडियन न्यूज़ जनता राजस्थान की से सेवा हमने की है। डिबेट किया। प्रतिष्ठा जी, फाइनल कमेंट में आप चलूंगा। सौरभ ठीक जी, है, यही तो कह रहा हूँ ना कि हमने तो बहुत अच्छे काम किए हैं। एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। बहुत सारे लोग क्यों हम अधिकारियों लोगों पर कार्रवाई हो रही है। डीएम पर भी कार्रवाई हुई, कई सारे पटवारी पकड़े गए। उनको प्रोटेक्शन तो करने इन की सब बात कामों नहीं, को आप इनको तो मानती हैं? ये तो धन्यवाद देना चाहिए कि भजनलाल जी की सरकार आते ही इन्होंने बहुत अच्छा काम चालू कर दिया। ठीक है सुरेश जी, एक फाइनल कमेंट ले लीजिए। ठीक है, बताइए प्रतिष्ठा जी, बहुत सारे अधिकारी भी पकड़े जा रहे हैं रिश्वत लेते हुए। उन पर एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है, उनको पकड़ पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। इसको कामयाबी मानती है, इसको भी नाकामी आप मानेंगी? ये बिल्कुल नाकामी है सरकार की, क्योंकि सरकार का भय नहीं है, तभी तो अधिकारी खुले में इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मतलब अधिकारियों को पकड़ रहे हो नाकामी है? अरे आप लोगों ने उनको भ्रष्टाचार कराया था, उन लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर जा रहे हैं। उन लोगों को अंदर भेज रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हो और आप उसको प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, नाकामी की बात कर रहे हो। ये तो अच्छी बात है। देखो सौरभ जी, ये नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों को अंदर कर रहे हैं तो उनको भी बचाने की हम कोशिश कह कर रहे सकते हैं। हैं ये है कांग्रेस का चरित्र, अगर ये अच्छा है कुछ है, भ्रष्टाचारियों का चरित्र, ये अगर है अच्छा कांग्रेस कुछ का है तो चरित्र। हम उसको अच्छा कह सकते हैं। परेशान करने का काम किया है, जो कोई सरकार नहीं कर पाई, वो काम ये किया है आपने कि आपने जनता को परेशान करने का काम किया है। आपने भ्रष्टाचारियों को पनाह देने का काम किया है। नहीं, बता दीजिए जनता को। वैसे जनता को, जैसे कि आप लोग जनता निकाल दिया। ठीक है सुरेश जी, फाइनल कमेंट। बहुत कुछ ठीक है प्रतिष्ठा जी, इतना काम आप कर रही थी, इतना अशोक गहलोत का काम कर रहे हैं आप लोग किए, तो जनता ने हटा दिया, नकार दिया। ठीक है सुरेश जी, फाइनल कमेंट बहुत कम शब्दों में, फाइनल कमेंट। ठीक है, ठीक है सुरेश जी, फाइनल कमेंट। आप मान के चलें कि परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा पानी के? निश्चित, देखिए सौरभ जी, मैं तो निश्चित रूप से सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं आश्वासन देके जा रहा हूं, निश्चित रूप से जनता के हित में काम किए जाएंगे, फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे ईआरसीपी का मुद्दा है, ईआरसीपी पे हम काम कर रहे हैं। हम लोग जुड़ते रहेंगे, हम जुड़ेंगे, डिबेट में पूछते रहिएगा। विपक्ष होने के नाते मुखर कीजिए आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी। प्रतिष्ठा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्राइम टाइम डिबेट में हमने आज सवाल पूछे, तीखे सवाल, ये कि आखिरकार कितनी सरकारें आई। कभी वसुंधरा राजे जी की सरकार रही, फिर अशोक गहलोत की सरकार आई, भजनलाल की सरकार आई, लेकिन सवाल ये कि राजस्थान से आखिरकार पानी की समस्या कब दूर होगी। अब चिलचिलाती हुई धूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकले, उन्होंने व्यवस्था को देखा, लेकिन कांग्रेस ने इसको अलग तरीके से लिया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, उसका समस्या का समाधान कैसे होगा, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे मौजूदा सरकार हो। इन सब के आरोप और प्रत्यारोप के बीच में सिर्फ पिसता कौन है? जनता। और जनता के पिसने के बाद सवाल ये भी उठता है कि हम कैसे इस समस्या का समाधान करें। समाधान और बातों को लेकर है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चीजों को लेकर समझने की बहुत जरूरत है। राजस्थान में पानी की समस्या है और इसको दूर हम करेंगे। प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।